मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख रही हूँ. बाय द वे, डिड एनीवन टेक अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर वैसे? यस मैम. एंड व्हाट वाज द फील ऑफ द पेपर? देखकर कैसा लगा? इजी था. इजी था. ओके. एंड आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द कमेंट्स. जो जिन बच्चों का एग्जाम था उनका क्या सुनने को मिला. एक बच्चा जिन्होंने वेरी डिलीजेंटली सभी चैप्टर्स के टेस्ट दिए हुए थे, मॉक टेस्ट सारे के सारे दिए हुए थे, 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट हुए थे, तीनों दिए थे उन्होंने, सिर्फ उस बच्चे ने बोला कि उसका 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ था. बाकी बच्चे जिन्होंने कटौतियां की हुई थी टेस्ट में, वो कह रहे हैं मैम 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 85 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ. बट चाहे कम भी अटेम्प्ट हुआ मैम, नंबर अच्छे आ जाएंगे बिकॉज पेपर वॉज वेरी इजी. ठीक है, मैं आपके सामने अभी पेपर रख भी रही हूँ. एंड एक बार हम सोचते हैं फ्रॉम अ कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले रीडिंग टाइम के दौरान. जी, रीडिंग टाइम के दौरान जैसे अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हमने रीडिंग ले ली, मैंने भी रीडिंग ली, तो मैंने भी एक आइडिया लगा लिया कि पेपर इजी है, मुश्किल है, आसान है, क्या है. ठीक है, मैं आपसे इतना बोलूंगी कि देखो, है तो आखिर हम इंसान ही, आइडिया लगा लेते हैं रीडिंग टाइम में कि पेपर कैसा है, बट स्टिल अपने आप को जितना न्यूट्रल एज पॉसिबल रख सकते हो ना, रख लो. क्योंकि मेजॉरिटी पेपर इजी था. एक आधा ऐसा क्वेश्चन था विच वर अनकन्वेंशनल, जिनमें सोचने में टाइम लगना था. आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे खुद को देख के ये लगा क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन एक दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली एक दो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी थे, बट वो एक्सपेक्टेड ही होते हैं कि एक दो हाई लेवल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. बट जो एक स्टूडेंट जो पहले से ही एक नर्वस स्टेट ऑफ माइंड के साथ चल रहा है, उसने वो दो क्वेश्चंस की शक्ल देख के बाकी 80 मार्क्स का पेपर बिगाड़ देना था. तो मेरी तो ये सजेशन है, रीडिंग टाइम इज नॉट देयर विद यू कि आप एक आइडिया लगाएं पेपर आसान आया मुश्किल आया, उसके लिए नहीं आपको रीडिंग टाइम दे रही है. थ्योरी सब्जेक्ट में आपको रीडिंग टाइम मिलता है किसके लिए? चॉइस बनाने के लिए. यहाँ पे तो चॉइस वाली बात भी नहीं है जी, यहाँ पे चॉइस वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको पता है लास्ट क्वेश्चन थ्योरी आता है. लो जी, आपके सामने मैं लास्ट क्वेश्चन रखती हूँ, थ्योरी आता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम थ्योरी ना ही अटेम्प्ट करें, हम बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. अगर बाकी के क्वेश्चंस में 20 नंबर का पूरा पूरा नहीं आता तो ही लास्ट रिजॉर्ट हम थ्योरी उठाते हैं. स्टिल थ्योरी क्वेश्चन मैं एक बार आपके सामने रखना चाहती हूँ. एक बार थ्योरी भी देखो, इस बार बहुत इजी थ्योरी आई है. 5 क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी में जिनमें आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. एक बार क्वेश्चन नंबर बी देखना, ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स. टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा था, मतलब ऑब्वियसली सेम आइटम्स तो नहीं थी, बट कुछ कुछ तो ऐसा ही था. यस मैम. ठीक है, उसके बाद सी, एक्सप्लेन दी ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लेबर चैप्टर में. जिन बच्चों ने लेबर चैप्टर किया हुआ है वो बता सकते हैं, हाँ जी, अब नॉर्मल रीजन था तो कॉस्टिंग P&L, कस्टमर स्पेशली रिक्वेस्ट करता है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जनरल डेडलाइंस हैं तो हम बोलते थे ओवरहेड्स, तो उस हिसाब से हमको, डिपार्टमेंट. हाँ जी, और फॉल्टी डिपार्टमेंट वाला भी था बिल्कुल, उस हिसाब से ट्रीटमेंट बतानी थी. फिर ई, आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमारा बुक 2 का स्टार्टिंग वाला टॉपिक था, तो मैंने आपको एक चार्ट सा बनवाया था, याद है कि इंडस्ट्री होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, फिर गुड्स में भी आगे दो बात है, यूनिक काम है कि यूनिफॉर्म काम है, यूनिक काम को लग जाएगी सर्विस का, यूनिक काम को सॉरी लग जाएगी जॉब कॉस्टिंग, और जो हमारा यूनिफॉर्म है उसमें सिंगल प्रोडक्ट सिंगल स्टेज मैन्युफैक्चरिंग है या मल्टीपल स्टेज मैन्युफैक्चरिंग है. तो उस हिसाब से वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताने थे. अगर आपने उस पोर्शन की रीडिंग ली हुई है और आपने वो एग्जांपल्स की रीडिंग ली हुई है तो ये हैंडल हो जाता. जैसे कि कॉस्ट इज असर्टेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग बोल देते हैं. ऑल कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं जी. कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेशन, उसको हम ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं. नेम ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड मेथड कैन नॉट बी असर्टेन, तो हम मल्टीपल कॉस्टिंग या कॉम्प्लेक्स कॉस्टिंग बोल देते हैं. कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको हम कई बार मल्टीपल कॉस्टिंग भी बोल देते हैं. तो ये आप अगर वहां पर डिस्क्रिप्शन रीड करते तो आपको ये आ जाता. बचे दो क्वेश्चंस, दीज आर प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस. तो देखो ऐसा है, अगर एज लास्ट रिजॉर्ट थ्योरी अटेम्प्ट करनी भी पड़ रही है तो आउट ऑफ 20 मार्क्स 15 मार्क्स की ऐसी थ्योरी थी जिसमें हम टू दी पॉइंट बात लिख सकते थे. बाकी का इधर उधर अगर नहीं भी थ्योरी तैयार करके गए थे तो भी इधर उधर एक दो लाइनें लिखी जा सकती थी. ठीक है, चलिए अब ऐसा है, रीडिंग टाइम है आपके पास, तो आपने ये देख लिया कि आपने किस लिए करना है. चॉइस के लिए तो नहीं सोचना, आपने ये डिसाइड करना है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है. ये बात रीडिंग टाइम में ही आपको फाइनल करनी है. कैसे डिसाइड करते हैं उस टाइम जी? आपके पास वैसे तो इन्विजिलेटर मना करते हैं कि रीडिंग टाइम के दौरान क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना, स्टिल हम छुप छुप के स्क्रिबल कर लेते हैं. क्या स्क्रिबल करना है आपने कि ये क्वेश्चन आपसे हैंडल हो सकता है बिना ज्यादा दिमाग लगाए, क्या आपके लिए देखा हुआ क्वेश्चन है, हाँ या ना.
सो आपने YNN मार्क करना है कि अभी टेकअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, करना ही होता है जी, अभी नहीं करेंगे तो बाद में करना ही करना है, बट स्टिल मुद्दा ये है कि पहले करना है कि बाद में करना है, वो डिसाइड करना ना। एक बार शक्ल देखना क्वेश्चन नंबर 1A की। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये बुक आई में थिंक। 390 और 360 वाला था फ्रिट। अच्छा, आई थिंक ये मैंने टेस्ट में, चाहे आपका जो मटेरियल का पहले वाला छोटा टेस्ट हुआ था शायद उसमें डाला हुआ है, पता नहीं, कहीं ना कहीं डाला, बुक में भी क्वेश्चन है जी, जितना मुझे याद आ रहा है ये। तो ये आराम से हम इसको वाई मार्क कर सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं कि अगर करने को आए तो पहले इसको टेकअप कर सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन्होंने लेबर चैप्टर किया हुआ है बी को देखना। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट भी पूछा हुआ है इन्होंने, आराम से हो सकता था, वाई मार्क कर लिया। सी, जो सी है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है, बट इट इज वैसे वेरी इजी, आराम से हो सकता था। एंड डी, ये भी ना सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और बुक के जैसा सेम क्वेश्चन है, आराम से हो सकता था जब आप सर्विस कॉस्टिंग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर लग गया, करने को आए हम पहले कर सकते थे इसको बड़े प्यार से। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ना प्लीज। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? मैम इसमें कॉस्ट शीट से बैलेंसिंग फिगर निकाल के करेंगे। अच्छा, किस बच्चे ने ओवरहेड्स की पूरी तैयारी कर ली है, प्लीज रेज योर हैंड। शिवम, और कोई? मोहक। तो मोहक, अगर आपने ओवरहेड्स की पूरी तैयारी कर ली है तो आप ये नहीं बोलते कि अब मैम ये तो बुक में क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा। अरे, मतलब पहला कमेंट ये आना चाहिए था, मैम अभी अभी हमने तैयारी की है, बुक में ऐसा सेम क्वेश्चन है, इजंट इट? बेटा ये बुक का सेम क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप ओवरहेड्स की पूरी तैयारी को बोल रहे हैं कि हाँ जी मैम अंडर अब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक तक पहुंच गए हैं, उसके बाद तो जनरल सा काम है, वो जनरल सा जो काम है ना उसी में से ही है ये क्वेश्चन। तो देखिए ओवरहेड्स चैप्टर में से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ने पूछा, मशीन और रेट नहीं पूछा, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ने पूछी, जो तंग करने वाले टॉपिक्स थे वो नहीं पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये ओवरहेड्स चैप्टर में से है और ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है जी। 10 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर, आराम से हो सकता था। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, रिवीजन क्लास या टेस्ट जब लेते हैं हम चैप्टर वाइज, उसमें हम ये जनरल क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, बुक में हम जरूर डिस्कस करते हैं, बट रिवीजन या टेस्ट के टाइम पर हम इन जनरल कॉन्सेप्ट पे नहीं देखते हैं, हम जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट को भी लगता है जब फाइनल पेपर की तैयारी करते टाइम कि हाँ जी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को देख लो, जनरल क्वेश्चन तो एमए से ही होते हैं, ये थोड़ी ना आएंगे, ये तो जनरल क्वेश्चन थे या मिसलेनियस थे, देखो उसमें से आ गया। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि एट द एंड आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस पेपर्स है आरटीपीस की तरफ देख लो, बुक की तरफ भी टुवर्ड्स द एंड देखना बहुत जरूरी है। बुक में जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड है वहां से आ गया, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है सर्विस कॉस्टिंग का, इसके जैसा क्वेश्चन हमारी बुक में एक ही है, बट थिंग इज ये रिपीट नहीं हो रहा कभी मॉक टेस्ट पेपर में या आरटीपीस वगैरह में या प्रीवियसली, बट इसके जैसा बुक में है। तो बुक के क्वेश्चंस की भी उतनी वैल्यू है जितनी हमारी जो टेस्ट वाले क्वेश्चंस की बन जाती है या आरटीपी क्वेश्चंस या प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की है। तो हम एंड में ये नहीं बोलते कि सिर्फ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस को देखकर चले जाओ हो जाएगा, बुक को भी हल्का सा देखकर जाना होता है। अच्छा,
आराम से हैंडल हो सकता था। और जो ये बी क्वेश्चन है ना, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब आप चैप्टर करेंगे तो वहां पर है एक मेन कॉन्सेप्ट और एक है उसके बाद एक छोटू मोटू से कॉन्सेप्ट। तो वो जो छोटे मोटू कॉन्सेप्ट है उनको हम रिविजन या टेस्ट में नहीं लेकर आते हैं, बट उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है बुक के जैसा, सेम क्वेश्चन विद फिगर्स चेंज। ये इतना इजी क्वेश्चन है कि जो मेन चैप्टर है उसमें से ना पूछ के इजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी आराम से हैंडल हो सकता था, बट उस बच्चे से जिसने बुक को देखा हुआ था एंड में। ठीक है, ओके। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और आईसीए ने हरकत क्या की, मेन क्वेश्चन में 5 नंबर की थ्योरी डाल दी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कई बार तो 100 मार्क्स का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होता है, कई बार आईसीआई ऐसे करता है कि वो 5 मार्क्स की थ्योरी एक्स्ट्रा डाल देता है, यानी कि उसने न्यूमेरिकल हमसे 95 मार्क्स का पूछा हुआ है, इस बार तो उन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स के लेकर तंग किया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके टाइम पर वो एक और क्वेश्चन में ऐसी हरकत करते हैं, यानी कि आपके टाइम पर 10 मार्क्स की कंपल्सरी थ्योरी आ जाए और 90 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाए, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल चैप्टर में से 10 मार्क्स का, एंड आई विल बी ऑनेस्ट इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स है जी। ये रिक्वायरमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड, मार्जिनल कॉस्टिंग का अपना क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, यहां पे भी आ गया, और ये है प्योरली बजटरी का क्वेश्चन। नाउ जो ये वाली रिक्वायरमेंट थी ये काफी हाई लेवल रिक्वायरमेंट थी जी, इसको हम डिस्कस करते हैं जरूर क्लासेस में, बट ये कॉन्सेप्ट सी फाइनल लेवल में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस होता है, काफी हाई लेवल है जी। उसका क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है किसी को पहले ये स्ट्राइक ना करता, बट जो रिक्वायरमेंट 2 है इसका कोई लेना देना नहीं था रिक्वायरमेंट 1 के साथ, इट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिक्वायरमेंट 1 एट ऑल। तो अगर किसी ने रिक्वायरमेंट 1 नहीं भी की वो आराम से 2 को अटेम्प्ट कर सकता था, 2 वाज वेरी इजी। ठीक है, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए आपको क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल आइडिया नहीं लेना, क्वेश्चंस को इंडिविजुअली एनालाइज करना है, एंड क्वेश्चंस को भी इंडिविजुअली ना एनालाइज करके उनकी सब रिक्वायरमेंट पर फोकस किया कीजिए कि क्या पूछ रहे हैं, मेरे को ये रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती, रादर देन डिक्लेयरिंग द होल क्वेश्चन टू बी डिफिकल्ट, आप रिक्वायरमेंट पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि पढ़ते हुए अजीब सा क्वेश्चन है नहीं करना जी, थ्योरी की तरफ चलो। हो सकता था ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट थी और 6 मार्क्स की ये थी तो आराम से 6 नंबर बहुत ही स्कोरिंग नंबर थे यहाँ पर। मुझे नहीं पता ब्रेकअप क्या है, बट मेरे हिसाब से 4 एंड 6 होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, एक बार पढ़ना प्लीज, मुझे साथ साथ बताते जाओ किसकी कहां पर जगह है। स्टॉक ऑफ ओपनिंग मटेरियल हमें पता है, ये तो पता ही हमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज भी पता है, डायरेक्ट वेजेस भी पता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, मैम नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद स्पेशल आइटम, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद स्पेशल आइटम। ठीक है जी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन वाले आप जानते ही हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड हो जाता है, स्पेशली क्वेश्चन में प्रोडक्शन मेंशन किया हुआ है। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, स्पेशल आइटम। फैक्ट्री ना ना फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा ये। स्पेशल आइटम गिनके 4 ही होती है, प्राइमरी पैकिंग, क्यूसी कॉस्ट, आर&डी कॉस्ट और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड। उसके अलावा ये क्या है, ये एक तरीके से ओवरहेड्स है जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब रिवीजन क्लास करेंगे ना, ऑलरेडी रिवीजन असाइनमेंट में क्वेश्चन है कॉस्ट शीट का जिसमें ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की बात है। ठीक है, कोई नहीं। क्लोजिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग स्पेशल आइटम है, आप जानते ही हैं। आर&डी कॉस्ट प्रोसेस रिलेटेड, ये भी स्पेशल आइटम है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जुड़ेगी। पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बताना तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओवरहेड्स। अब देखिए नाम जरूर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पर जहां पे सेलिंग अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है, तो अलग अलग नाम के साथ ही लिखेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा और अगला एडवर्टीजमेंट सेलिंग में। The stock of finished goods as on 1st April was 200 units having a total cost of 28,000. ये opening stock of finished goods है जी। Entire opening stock of finished goods has been sold during the month. इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट प्रोडक्शन में से बचेगा, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक तो बिक ही चुका है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी फ्रॉम फ्रेश आउटपुट ओनली। फिर production during the month of April 2022 was 3000 units and closing stock was 400 units. Requirement में you are required to prepare a cost sheet showing all these requirements. मेरा आपसे सवाल, cost sheet अगर हम बनाएंगे
रुपी कॉलम तो ऑब्वियसली बनता ही बनता है। क्या यहाँ पर यूनिट कॉलम बनाना चाहिए? एक बार देखना, पर यूनिट कॉलम बनाना चाहिए हमें? नो मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि WIP नहीं है। WIP नहीं है तो पर यूनिट कॉलम बनता है। Yes, बनाना ma'am. चाहिए, बनाना चाहिए। WIP होता है तो पर यूनिट नहीं बनाते हैं। यहाँ पर WIP नहीं है तो पर यूनिट कॉलम बनेगा जी, एंड पर यूनिट तो बनेगा ही बनेगा। सिंस देयर इज गोइंग टू बी एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आउटपुट का कॉलम भी बन जाएगा। ठीक है, जब कौशिक चैप्टर जब आप रिवाइज करेंगे आपको ये बात पक्की हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने जो एक और रिक्वायरमेंट पूछी है, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ सेल इज मेड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। थिंग इज, अगर मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट में सिर्फ रुपी का कॉलम बनाऊं, ठीक है, और हम ना बनाए पर यूनिट का कॉलम या आउटपुट का कॉलम, दैट इज फाइन। बट सेकंड रिक्वायरमेंट में गलती होने के चांसेस हैं। हमको ये भी तो पता करना है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड, तभी तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा। खैर, अगर ना भी बनाते फर्स्ट रिक्वायरमेंट में पर यूनिट का कॉलम है, आउटपुट का कॉलम, तो इस डेटा से हमको एज वर्किंग नोट क्वांटिटी सोल्ड पता करनी पड़ती। तो इट इज बेटर कि आप साथ के साथ ही वो क्लैरिटी रखते चलें। बना लेना चाहिए था पर यूनिट का कॉलम भी। ठीक है, ओके, वेरी इजी, आराम से हो सकता था ये क्वेश्चन। उसके बाद ये 4A प्रोसेस कॉस्टिंग का शुरू हो रहा है, जरा पढ़ना प्लीज 4A। मैम जी मैम यहाँ पे प्रोसेसिंग कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट ही होगा? हाँ जी, हाँ जी, प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कन्वर्जन कॉस्ट। एक चीज देखिए, नॉर्मल प्रोसेस लॉस मे बी एस्टिमेटेड टू बी 10% ऑफ मटेरियल इनपुट। जी मुझे एक बार बताना कितने यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस होगा, एक बार सोच के बताना। 10,500। 10,500। मेरे पास ना एग्जाम के बाद एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम ओपनिंग WIP तो नहीं ऐड करना था, 10% ऐसा तो नहीं करना था, 9,500 प्लस 1,05,000 का 10%। जी ओपनिंग WIP तभी लेना जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज इतना ही बोल दे नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ इनपुट, मतलब जो फ्रेश इनपुट है जी, अपने आप से ओपनिंग WIP इंक्लूसिव मत मान लेना, वो क्वेश्चन बोलेगा तभी हम ओपनिंग WIP बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज बोलता है, नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। जब क्वेश्चन ऐसी बात बोलेगा तभी ऐसा करना है, अदरवाइज खुद से नहीं करना, खुद से हमेशा फ्रेश इनपुट कर लेना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, इट हैज no realizable value and any loss over and above normal loss is considered to be 100% complete in material and processing। यानी कि अगर कोई abnormal loss आया तो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आगे एक्सटेंड हो रहा है जी, बट वो इंफॉर्मेशन अभी तक आपने देखी नहीं हुई है कभी, वो मैं आपके साथ साथ ही रीडिंग ले रही हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कंपनी ट्रांसफर 60,000 kg ऑफ आउटपुट ऑफ केमिकल G फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल GK। मतलब अल्टीमेटली जब हम स्टेप 1 का काम करेंगे ना, हमको पता चल रहा है दैट ट्रांसफर्ड आउटपुट कितना है 60,000 टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, फर्दर मटेरियल्स are added in process 2 which yield 1.2 kg of chemical GK for every kg of chemical G introduced। देखिए अब अगले प्रोसेस की तरफ चले गए हैं। जो प्रोसेस 1 था जिसकी रीडिंग हमने पहले पेज पर ली, वहां के एंड में बनता था प्रोडक्ट G। जब प्रोडक्ट G ट्रांसफर हो जाता है प्रोसेस 2 को, तो प्रोसेस 2 के एंड में उसका नाम बदल के हो जाता है GK। और इन्होंने बोला 1 kg of G yields 1.2 kg of GK। तो अगर हमने 60,000 kg डाला ऑफ G तो कितना निकलेगा GK का 72,000। 72,000। ठीक है, फिर केमिकल्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2
for further processing are then sold as chemical GK for 10 per kg. यानी कि जो ये GK प्रोडक्ट बन के निकलता है at the end of process 2 फिनिश प्रोडक्ट निकल गया, ये 10 रुपया पर केजी में बिक सकता है. Any quantity of output completed in process 1 are sold as chemical G 9 per kg. पर कह रहे हैं अगर हम प्रोसेस 1 से जो ये G निकल कर आता है इसको प्रोसेस 2 में ना भेजकर यहीं पर प्रोसेस 1 के एंड में ही बेच दें तो वो 9 पर केजी के हिसाब से बिक सकता है. ठीक, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. इन्होंने बोला मंथली कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस 2 अदर देन कॉस्ट ऑफ केमिकल GR. कह रहे हैं प्रोसेस 2 का अपना खर्चा, एक तो इसको खर्चा मिलेगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 का, उसके अलावा जो प्रोसेस 2 का अपना खर्चा है वो ये है मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट. रिक्वायरमेंट पढ़िए. Prepare statement of equivalent production and determine the cost per kg of chemical G in process 1 using weighted average cost method. जी प्रोसेस 1 मतलब प्रोसेस 1 के मतलब जो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपको तैयार करना था. तो आपको क्या बनाना था, स्टेप 1 एंड स्टेप 2. हो सकता था बड़े प्यार से. फिर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ केमिकल G ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP. स्टेप 3 ये भी बड़े प्यार से हो सकता था. अब रिक्वायरमेंट 3, STG is considering the option to sell 60,000 kg of chemical G of process 1 without processing it further in process 2. Will it be beneficial for the company over current pattern of processing 60,000 kg in process 2? अब देखिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है ना, इसको ये डिसीजन है. डिसीजन ये है कि जो ये प्रोसेस 1 के एंड में केमिकल G बन के निकल रहा है, इसका ऑप्शन है कि या तो यहीं पे बेच दो प्रोसेस 1 के एंड में कितने में, 9 पर केजी में, या प्रोसेस 2 में आगे भेजो, वहां पर भी काम होगा, वहां पर ये 60,000 से 72,000 बन जाएगा और बिकेगा 10 पर केजी में. तो क्या करना है, प्रोसेस 1 के एंड में ही बेच देना है या 2 में प्रोसेसिंग 2 में आगे भेज दो, प्रोसेस 2 की तरफ भेज दो, 2 के एंड में बेच देंगे. एज केमिकल G बेचना है या एज केमिकल GK बेचना है. ये जो डिसीजन मेकिंग है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आती है. नेक्स्ट चैप्टर में जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में, वहां पे बिल्कुल आखिरी में भी हम एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी है और ये डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट भी है. तो 2 चैप्टर्स का मिक्स्ड क्वेश्चन है जी. वो एक ही क्वेश्चन है हमारी बुक में. अगेन वही बात कि वो एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है रिवीजन टेस्ट के टाइम पर आप उसे ना देखें. रिवीजन टेस्ट के टाइम पर या एंड मोमेंट पर आपका फोकस होता है प्रीवियस मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, RTP सॉल्व करने का, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का, तो हो सकता है बुक की तरफ नजर ना जाए. तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन लगे कि हाँ बुक में था तो सही बट हैंडल करना नहीं आ रहा. अगर हैंडल करना नहीं भी आ रहा तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट ना हैंडल करनी आती ना. सोचिए आपके लिए भी जो ये सोचने वाला काम था वो था कि नया काम आपने क्या देखा यहाँ से, जो कि प्रोसेस 2 का था. जो पहली 2 रिक्वायरमेंट है वो तो प्रोसेस 1 को लेकर है, आप उसको हैंडल कर देते. मैं अगर अभी आपको ये क्वेश्चन करने को बोलती आप आराम से ये दोनों स्टेप्स करके बैठे होते. तो अगेन वही बात, क्वेश्चन को टोटलिटी में मत देखो, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की तरफ फोकस किया करो. अगर टोटलिटी में देख लिया फिर तो आप बोलोगे क्वेश्चन ही नहीं आता, हम नहीं करते ये क्वेश्चन. ऐसा नहीं सोचना कभी भी, ठीक है. तो हाँ एंड में जरूर ले जाते हैं इसको बट करते जरूर जितना आता है. उसके बाद ये क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग. तो एक बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर में भी मार्जिनल कॉस्टिंग का छोटा सा पार्ट था, अपने आप में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया. और उसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 4C देखना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4C 5 मार्क्स. जर्नलाइज अज्यूमिंग इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है. जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं जी. मैंने आपको हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर में क्या बताया है, जर्नल एंट्री अपनी पक्की रखो. अब पहली एंट्री बताना, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बताना फटाफट. अरे Work in progress to SLC. WIP टू SLC. अब क्लास में आप पता है इसे क्या बोलते थे, SLC टू WIP. क्लास में आपके दिमाग में चलता था SLC से निकालेंगे WIP में भेजेंगे, बट बोलने में आप वो ये बोल जाते थे SLC टू WIP. वैसे होना क्या था, WIP टू SLC. तभी मैं बोल रही थी जर्नल एंट्रीज को पक्का रखना. और इतना टाइम नहीं होता पेपर में अकाउंट बनाने का कि हम ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो एंट्री पास कर लेंगे. लेंथी पेपर था, ऑलरेडी बच्चों को छूट रहा था. तो अपनी जर्नल एंट्रीज को पक्का रखा करो. मैंने आपको यही बोला था और देखो इस पेपर में यही बात हो गई एग्जैक्टली. अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं आया, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया. एलोकेशन ऑफ वेजेस इनडायरेक्ट, बताना इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओवरहेड, ओवर टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर अब्सॉर्ब्ड.
जर्नल एंट्री पास करनी है मतलब राइट ऑफ करना है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, बैलेंस खुला छोड़ने का। बैलेंस खुला छोड़ने की कोई जर्नल एंट्री थोड़ी ना होती है, मतलब भेजना है कहीं पर, राइट ऑफ करना है। कहाँ राइट ऑफ होता है? ओवर एब्जॉर्प्शन, Costing P&L. P&L. Costing P&L. कॉस्टिंग P&L। एंट्री क्या पास होगी? ओवर एब्जॉर्प्शन। Factory Factory overheads to overheads to costing costing P&L. P&L. हाँ जी, ओवरहेड्स टू कॉस्टिंग P&L। उसके लिए आपको मेंटली सोचना पड़ेगा। ओवर एब्जॉर्प्शन आती है इस साइड पर, ओवरहेड्स अकाउंट बना रहे हैं तो मतलब ओवरहेड्स टू कॉस्टिंग P&L। और कौन सा ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड, एंट्री क्या होगी? Costing P&L to Costing Costing administration P&L to overhead. administrative क्योंकि overheads. अंडर एब्जॉर्प्शन इस साइड पर आती है तो बाय कॉस्टिंग P&L होना था, तो कॉस्टिंग P&L टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। वैसे भी आप समझे अंडर एब्जॉर्प्शन है, कॉस्टिंग P&L में जाके डेबिट ही होगी जी। वो अंडर एब्जॉर्प्शन को हम एक अच्छी बात नहीं बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। एंड ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं फालतू खर्चा था, कैंसिल करना था। खर्चा कैंसिल करना अच्छी बात मानी जाती है, हेंस कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा, कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा इस बारे में। ठीक है। डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नॉर्मल, नॉर्मल डेफिशिएंसी कहाँ भेजी जाती है? Factory overheads. Factory overheads to फैक्ट्री ओवरहेड्स SLC. टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। 5 नंबर का क्वेश्चन था, अलोंग विद नरेशन पास करनी थी जनरल एंट्रीज। फ्री के नंबर थे, आराम से हो सकता था। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक बार रीडिंग लेना प्लीज। आप लोगों ने भले ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया नहीं हुआ है, स्टिल थोड़ा बहुत जितना भी आप जानते हैं, जितना भी आपको याद है उसके हिसाब से। हाँ जी, पढ़ के लग रहा है कि अगर तैयारी होती तो हैंडल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। Yes, ma'am. अब इधर देखो क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसको ये कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी नाम दे रहे हैं। हमारे वर्ड्स क्या क्या बन गए? ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन रेट ऑलरेडी गिवन है, अदरवाइज यूजुअली हम क्वेश्चन में निकालते थे खुद से अब्जॉर्प्शन रेट। क्या गायब कर दिया? अगर क्वेश्चन में खुद से अब्जॉर्प्शन रेट बता दिया तो क्या गायब कर दिया? कुछ इसने गायब किया है, आपको नहीं स्ट्राइक? Overhead. ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट। हाँ जी, तो अब्जॉर्प्शन रेट यूज करके टोटल ओवरहेड्स की अमाउंट आ जाती, क्योंकि जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करनी थी उस ओवरहेड्स को हमने इस परसेंटेज के हिसाब से बांटना था। जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, याद है वहां पर रुपी चाहिए होता है, कौन से न्यूमरेटर का कौन सा डिनोमिनेटर, वही हम सोचते हैं, तो न्यूमरेटर की वैल्यू। तो ये 100% अमाउंट निकालेंगे पहले, उसमें फिर ये परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिसाइड अबाउट द कॉस्ट ड्राइवर्स आरसेल्व्स। जैसे कि कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेगा? नंबर ऑफ सेटअप। ऐसे ही कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी है, तो मशीनरी से रिलेटेड यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है, ऊपर मशीन आवर्स जरूर है, तो मशीन आवर्स बन जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग के लिए मटेरियल मूवमेंट्स,
और इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। कॉस्ट ड्राइवर खुद डिसाइड करने थे। जब आपका तैयार हो जाएगा ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको क्वेश्चन खुद से अब्जॉर्प्शन रेट बता रहा था और हमने वहां पर ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट निकालकर उसको परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग खर्चों में बांटा था। बुक में ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, तो आराम से हैंडल हो सकता था। फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने ऑब्वियसली भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं किया, बट ये भी ऐसा देखा दिखाया ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ भी मिक्स होकर आया, अपना उसका अपना क्वेश्चन भी आ गया 5 नंबर का। ठीक है, सो ऑल इन ऑल, क्योंकि आप लोगों ने बुक 1 की हुई है, तो बुक 1 एटलीस्ट देखने पर आपको बड़ी इजी लग रही थी। मटेरियल का कितना इजी क्वेश्चन है, लेबर का कितना इजी क्वेश्चन है, ओवरहेड्स का कितना इजी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन में से नहीं आया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल इन ऑल बुक 1 बहुत ही इजी है। तंग करने वाले जो क्वेश्चंस थे वो बुक 2 में से थे। वो भी तंग करने वाला पूरा क्वेश्चन कोई भी नहीं है जी, उसके सब पार्ट्स हैं। और अगर जिसने बुक अच्छे से की हुई है उसको तो वो सब पार्ट्स भी तंग ना करते। ठीक, तो चलो ऐसा है। अब आपको क्या दिमाग में लगा कर रखना है कि बुक के क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लास्ट में सिर्फ ओनली फोकस प्रीवियस आरटीपीज, एमटीपीज या प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ, प्रीवियस पेपर्स की तरफ नहीं होना चाहिए। वो करने हैं सॉल्व, वो तो करने ही करने हैं, बट टुवर्ड्स दी एंड बुक को कैसे हैंडल करना है जी। आपको जो आपका पेपर कब स्टार्ट हो रहा है, लेटर से नवंबर फर्स्ट वीक में, तो अक्टूबर में मान लो नवंबर फर्स्ट से ही आपका पेपर स्टार्ट है। और पहला पेपर किस चीज का होता है, अकाउंट्स का। उसके लिए आप खुला टाइम निकाल के चलते हैं। कोई लोग तो 6 दिन अकाउंट्स को डिवोट कर लेते हैं, कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 3 दिन। ऑब्वियसली 3 दिन हम मान के चल लेते हैं कि 3 दिन तो आप कर ही रहे हैं। तो 30, 29 और 28 नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 भी ले लो, चलो 31, 4 दिन ले लिए हमने। ये आपका अकाउंट्स में गया, तो आपके पास 27 अक्टूबर तक बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम है। आपको 15 से लेकर 27 अक्टूबर वाले दिनों में आपको, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 4 दिन, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो 2 दिन कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम के आपको रिजर्व रखने हैं, जस्ट टू गो थ्रू बुक के क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से, कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक जैसा क्वेश्चन अलग अलग जगह चल रहा है, तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं निकालने, बट जो पिक्यूलियर क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम बैठकर हाथ से निकालेंगे, बिकॉज दोज पिक्यूलियर क्वेश्चंस आल्सो हैव अ चांस ऑफ कमिंग इन एग्जाम। एंड दोज पिक्यूलियर क्वेश्चंस प्रीवियस आरटीपीज, प्रीवियस एमटीपीज या प्रीवियस पेपर्स में नहीं आते हैं, तो स्पेशली उन दोज पिक्यूलियर क्वेश्चंस पर आपको ये टाइम गैप में, अक्टूबर के महीने में कुछ टाइम डिवोट करना है, जस्ट टू प्रैक्टिस दोज पिक्यूलियर क्वेश्चंस अगेन, जो वंस वो एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपको बाद में बुक 1 एंड बुक 2 का मार्क करवा दूंगी, आप याद रखना कि मैम से हमने ना पिक्यूलियर क्वेश्चंस की लिस्ट मांगनी है, या मैम से हमने पिक्यूलियर क्वेश्चंस मार्क करवा लेने बुक में कि ये तो हाथ से निकाल ही लो, ये वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल ये डिस्कशन थी। पेपर वाज वेरी इजी, होपिंग फॉर अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट दिस टाइम, एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में। हाँ, कंसिडरिंग कि लोगों से टाइम नहीं मैनेज हो पाया, तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, बट अदरवाइज आराम से ये पेपर ऐसा है कि 70s 80s में बड़े प्यार से स्कोर इसमें आ सकता है। इनफैक्ट जिसने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है वो बच्चा तो खुद ही कॉन्फिडेंट है कि उसके 80 मार्क्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों के टाइम पर भी इतना इजी क्वेश्चन आएगा और आप लोगों की भी सॉलिड तैयारी होगी, आप लोगों का 100% अटेम्प्ट होगा। बस थोड़ा सा डिलीजेंस दिखाइए अपना, आप अभी से अपना काम कर रहे हैं, ओवरहेड्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। इस वीक आपका एक और टारगेट बन गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। चलो जी, आज आपने मेरे साथ पूरे 2 घंटे लगाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं ऑफलाइन फॉर ओवरहेड्स रिविजन। बाय बाय।